दोस्तों, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। क्या आपने कभी इस कहावत के कारणों पर विचार किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है यूपी में जिसने भारत को 9 प्राइम मिनिस्टर्स दिए? यहाँ तक कि हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यूपी के वाराणसी से एमपी हैं। हम इस वीडियो में आज इसी सवाल पर चर्चा करते हुए ये एनालाइज करेंगे कि इस कहावत के पीछे के कारण क्या है और इसमें कितना दम है। एक फैक्ट ये भी है कि कई इलेक्शंस जैसे 2004 और 2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का यूपी में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, इसके बावजूद वो पावर में आई। क्या ऐसे फैक्ट्स यूपी की इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं या इन ट्रेंड्स को क्रिएट करने में भी यूपी का रोल है? हम ये भी समझेंगे। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक and you can also follow me on Instagram for regular updates. दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को फॉलो करता है, जिसके तहत एक कंस्टिट्यूएंसी में जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो इलेक्शन का विनर होता है। पूरे देश में ऐसी 543 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां से इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं कि पावर में कौन सी पार्टी या लीडर आएगा। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है और यहीं पर यूपी बाकी स्टेट से काफ़ी आगे निकल जाता है। यूपी इंडिया के ओवरऑल एरिया का सिर्फ 8% ही है, लेकिन 2011 सेंसस के हिसाब से यूपी में इंडिया की लगभग 17% पॉपुलेशन है, यानी 20 करोड़ लोग। इस वजह से यूपी में 543 में से 80 लोकसभा सीट्स हैं, जो किसी भी नेशनल पार्टी के पॉलिटिकल फ्यूचर को बना या बिगाड़ सकती है। यूपी के बाद सेकंड हाईएस्ट सीट्स महाराष्ट्र में है, जो यूपी की लगभग आधी हैं, 48 सीट्स। ये फैक्टर यूपी की नेशनल पॉलिटिक्स में सेंट्रलिटी के पीछे सबसे बड़ा कारण है। फॉर एग्जाम्पल, 2014 में जब बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई तब उसने यूपी में अकेले 71 सीट्स जीत ली, जो इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बीजेपी मेजोरिटी से सिर्फ 10 सीट्स आगे थी। और ये बात भी गौर करने वाली है कि अगर कोई नेशनल लीडर यूपी से नहीं है तो भी वो कोशिश करता है कि लोकसभा इलेक्शंस में यूपी से कॉन्टेस्ट करे। इसमें एमपी के अटल बिहारी वाजपेयी और गुजरात के नरेंद्र मोदी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों, यूपी के नेशनल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस का हिस्टोरिकल रीजन भी है। आज़ादी के बाद 3 दशकों तक कांग्रेस सिस्टम ने यूपी पर अपना कंट्रोल बनाए रखा, इसलिए अमेठी, रायबरेली और फूलपुर को हार्ट ऑफ कांग्रेस कहा गया। 1920 के दौर में शुरू हुए अवध किसान सभा मूवमेंट से लेकर आज़ादी के बाद तक इलाहाबाद में लोकेटेड नेहरू फैमिली का आनंद भवन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का सेंटर रहा। कहते हैं 1928 में अपना पूर्ण स्वराज अधिवेशन का स्पीच भी नेहरू ने यही लिखा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि नेहरू गांधी फैमिली का अमेठी की रॉयल फैमिली के साथ पुराना रिलेशन है। अमेठी के राजा माधव बख्शा सिंह मोतीलाल नेहरू के करीबी दोस्त थे, जिनका मोतीलाल नेहरू के राइज में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। विनोद मेहता की किताब द संजय स्टोरी के हिसाब से अमेठी के रॉयल हाउस ने मोतीलाल नेहरू को कई इंपॉर्टेंट केसेस भी दिए और 1910 के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के इलेक्शन में समर्थन भी किया। इसी हिस्टोरिकल सपोर्ट के चलते जवाहरलाल नेहरू ने भी इलाहाबाद के आसपास के एरियाज जैसे अमेठी और रायबरेली को पॉलिटिकल सेंटर बनाया। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने रायबरेली और संजय गांधी ने अमेठी को अपनी कंस्टिट्यूएंसी बनाई और इसलिए इन्हें वीआईपी कंस्टिट्यूएंसीज भी कहा गया है। इसलिए अमेठी 2014 और 2019 में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हराकर बीजेपी ने एक मोरल विक्ट्री क्लेम करने की कोशिश की। रिसर्च स्कॉलर गिलीस वर्नियर लिखते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, जिसका मेन कारण भी यूपी के पॉलिटिकल इक्वेशन थे। 90s के दशक में 2 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिनोमिनन ने जन्म लिया, जिन्हें पॉलिटिकल वोकैबुलरी में मंडलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और कमंडलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं। इन दोनों ने मिलकर जो पॉलिटिकल चर्निंग क्रिएट की, उससे जन्म हुआ कोएलिशन पॉलिटिक्स का। मंडल टर्म बीपी मंडल लेड कमीशन से आता है, जिन्होंने 1980 में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को रिकमेंड किया था। 1989 में कांग्रेस की हार के बाद वीपी सिंह ने नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनाई, जिसने मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस को लागू करने के डिसीजन लिए। इस डिसीजन को लेकर भारत देश में मैसिव एजिटेशन शुरू हुए, जिसमें एंटी रिजर्वेशन और प्रो रिजर्वेशन फोर्सेस दोनों ही इन्वॉल्व थे। कांग्रेस सिस्टम अभी तक भारत के ऑलमोस्ट हर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन जेपी मूवमेंट के दौर में ये सिचुएशन काफी बदली जब ओबीसी लीडर्स इंडियन पॉलिटिक्स में राइज हुए।
इन्होंने कांग्रेस को एक अपर कास्ट पार्टी कहते हुए उसकी हेजिमनी को चैलेंज करना चालू किया। मंडल कमीशन के मुद्दे के बाद ये लीडर्स और ज़्यादा पावरफुल हुए और कांग्रेस सिस्टम का ट्रेडिशनल वोट बैंक कमज़ोर पड़ने लगा। मंडल इशू की वजह से यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू प्रसाद की आरजेडी का राइज हुआ, जिन्होंने अपने वोट बैंक्स को ओबीसी कम्युनिटीज़ में कंसोलिडेट किया। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी के वेटरन लीडर हैं और यूपी में 3 बार चीफ मिनिस्टर का पोस्ट संभाल चुके हैं। समाजवादी पार्टी का मेन वोट बैंक यूपी के यादव कास्ट ग्रुप्स को माना जाता है। समाजवादी पार्टी का कंट्रोल 2012 के बाद मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के पास चला गया, जो 2012 से 2017 तक चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा यूपी में एक और मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग हुआ, जिसको लीड कर रहे थे दलित एक्टिविस्ट काशीराम, जिन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का फॉर्मेशन किया। बीएसपी इंडिया के हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अपलिफ्ट करने का काम करती है। कहते हैं कि इसका मेन वोट बैंक यूपी में जातव कास्ट है। काशीराम के बाद मायावती ने बीएसपी की लीडरशिप संभाली और वो 1995, 97, 2002 से 2003 और 2007 से 2012 में यूपी की सीएम भी बनी। गंगा बेल्ट में इन कास्ट बेस्ड रीजनल पॉलिटिक्स के राइज ने कोएलिशन एरा को जन्म दिया, जो 1989 से 2014 तक इंडियन पॉलिटिक्स का डिफाइनिंग फीचर बना। बैकवर्ड कास्ट बेस्ड पार्टीज के राइज ने जब वोट बैंक को डिवाइड किया तो 80 सीट्स भी डिवाइड होने लगी। जब ये सीट्स यूपी में डिवाइड हुई तो नेशनल पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी को कंप्लीट मेजोरिटी मिलना इम्पॉसिबल हो गया और इसने कोएलिशंस को जन्म दिया। फॉर एग्जाम्पल 2004 में कांग्रेस लेड यूपीए की गवर्नमेंट में गंगा बेल्ट की पार्टीज जैसे एसपी, बीएसपी, आरजेडी एक्सेट्रा का सपोर्ट था। इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूपी नेशनल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट है। उसके डेमोग्राफिक प्रोफाइल का कास्ट बेस्ड डिवीजन ने नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस के डोमिनेंस को खत्म करने का काम किया। कास्ट के हिसाब से देखें तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट आशुतोष वार्ष्णे कहते हैं कि यूपी एक 20-20-20-40 स्टेट है। 20% अपर कास्ट, 20% दलित, 20% मुस्लिम्स और 40% ओबीसीज। उनके हिसाब से जो भी पार्टी इन कॉम्बिनेशंस को यूज करके अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करती है वो नेशनल पॉलिटिक्स में एक मेजर प्लेयर बनती है। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि 90 के दशक के बाद मंडल पॉलिटिक्स और कमंडल पॉलिटिक्स ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे के खिलाफ नया फ्रंट खड़ा किया है। कमंडल का मतलब है वो पॉलिटिकल मूवमेंट जो 1990s में अयोध्या टेम्पल के कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज हुआ, जिसने बीजेपी के हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने में मदद की। यूपी में लगभग 79% हिंदू हैं, जो इस पूरे पॉलिटिकल बैटल में इंपॉर्टेंट फैक्टर था। खैर 1986 में बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट पर एक लोकल कोर्ट के ऑर्डर से यूपी में पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने लगी। कहते हैं कि इस दौर में बीजेपी का हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करना भी एक कारण था, जिसके चलते 1990 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया ताकि बीजेपी के रिस्क को काउंटर किया जा सके। 1989 में बनी वीपी सिंह की गवर्नमेंट को बीजेपी और लेफ्ट का सपोर्ट था, लेकिन 1990 में यूपी में हुई फायरिंग के बाद बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इसी पॉलिटिकल टेंशन और पोलराइजेशन के चलते 1991 में यूपी में पहली बार कल्याण सिंह लेड बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई। यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट ने बीजेपी की मोराल को बूस्ट किया और बीजेपी के वेटरन लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने यूपी में रथ यात्रा शुरू कर दी और बढ़ते टेंशन्स में बाबरी मस्जिद 1992 में डिमोलिश कर दी गई। इसके खिलाफ सेंटर में नरसिम्हा राव लेड कांग्रेस गवर्नमेंट ने यूपी में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया और कल्याण सिंह की गवर्नमेंट गिर गई। यूपी में शुरू हुई कमंडल पॉलिटिक्स ने भले ही कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को गिरा दिया था, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन मैसिव था। बीजेपी जो 1984 में 2 लोकसभा सीट्स जीत पाई थी, वो 1996 और 1998 के जनरल इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह उभरी, लेकिन फिर भी उसे मेजोरिटी नहीं मिली, क्योंकि मंडल इशू और बीएसपी के राइज ने यूपी में रीजनल पार्टीज को पावरफुल बना दिया था और बीजेपी को कई पार्टीज का सपोर्ट लेना पड़ा। यूपी में शुरू हुई कमंडल पॉलिटिक्स ने भले ही कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को गिरा दिया था, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन मैसिव था। बीजेपी जो 1984 में 2 लोकसभा सीट्स जीत पाई थी, वो 1996 और 1998 के जनरल इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह उभरी, लेकिन फिर भी उसे मेजोरिटी नहीं मिली, क्योंकि मंडल इशू और बीएसपी के राइज ने यूपी में रीजनल पार्टीज को पावरफुल बना दिया था और बीजेपी को कई पार्टीज का सपोर्ट लेना पड़ा। इसके अलावा यूपी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स में से भी है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से
यूपी कई सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में पाकिस्तान से भी पीछे है। पाकिस्तान की 24.3% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, लेकिन यूपी की 29% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है। यूपी के ये पुअर सोशल इंडिकेटर्स यहाँ की पॉलिटिक्स को काफ़ी फ्यूडल बना देते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस सिस्टम के दौर में यहाँ लैंडलॉर्ड्स और अपर कास्ट के मैसिव कंट्रोल के खिलाफ ही सब ऑल्टर्न क्लासेस ने कास्ट और रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को चुना, जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। दोस्तों, अपने डेमोग्राफी की पॉलिटिक्स के अलावा यूपी का इंडिया में कल्चरल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी बड़ा है। पहला कल्चरल रीजन है कि यूपी गंगा बेल्ट में लोकेटेड है, जो इंडिया के हिंदी स्पीकिंग रीजन का हार्टलैंड कहा जाता है। दूसरा ये कि प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी हिंदू के लिए होली सिटीज़ हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ और संकट मोचन टेम्पल्स है और यहाँ लोग मोक्ष पाने के लिए आते हैं। वाराणसी के पॉलिटिकल रिवाइवल के पीछे हिंदू सेंटिमेंट्स को रिवाइव करना एक इम्पॉर्टेंट एम था, जिसमें वाराणसी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। इसलिए ही शायद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुना। दोस्तों, कोएलिशन पॉलिटिक्स का दौर खत्म हुआ और 2014 में नरेंद्र मोदी के अंडर बीजेपी ने कंप्लीट मेजोरिटी हासिल करते हुए भारत सरकार की कमान संभाली। जिस यूपी में मंडलाइजेशन ने रीजनल पार्टीज को स्ट्रांग बनाकर यह इंश्योर किया कि सेंटर में नेशनल पार्टी बिना रीजनल पार्टीज के सपोर्ट के पावर में नहीं आ सकती, उसी यूपी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। नतीजन 2014 में 80 में से 71 और 2019 में 80 में से 62 सीट्स बीजेपी को मिली। 2019 में एसपी-बीएसपी कोalition भी बीजेपी को रोक नहीं पाई। 2017 में बीजेपी की यूपी में स्टेट गवर्नमेंट भी बनी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट के हिसाब से इस राइज के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है नरेंद्र मोदी का पर्सनैलिटी कल्ट, मिडिल क्लास का राइज, हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन और नॉन यादव ओबीसीज का बीजेपी को सपोर्ट। कहते हैं कि यूपी में कई कास्ट का अपलिफ्टमेंट हुआ, लेकिन कई कास्ट ग्रुप जैसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट निग्लेक्टेड फील करने लगे थे, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि यूपी में हारने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज ने सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल, नरसिम्हा राव की कांग्रेस ने यूपी में सिर्फ 5 सीट्स ही जीती थी, लेकिन फिर भी नरसिम्हा राव ने एक स्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। लेकिन इन एक्सेप्शंस के बावजूद यूपी कंटेम्प्रेरी और फ्यूचर इंडियन पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इंडियन पॉलिटिक्स आज एक वन पार्टी डोमिनेटेड सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं रहा है। यही वजह है कि भले ही बीजेपी अपने दम पर मेजोरिटी में है, लेकिन उसने अपने कोलिशन पार्टनर्स को छोड़ा नहीं। ये एक फ्यूचरिस्टिक मूव है, क्योंकि इंडिया की डाइवर्स पॉलिटिक्स अपना रुख समय समय पर बदलती रहती है और इसलिए कोलिशन पॉलिटिक्स, मल्टी पार्टी सिस्टम, रीजनल पार्टी डोमिनेंस और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स शायद इंडियन पॉलिटिक्स के फ्यूचर ट्रेंड्स होंगे। इसके अलावा यूपी में फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी भी काफ़ी स्ट्रांग रही है, इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में कई इंपॉर्टेंट लीडर्स ने यूपी को अपना पॉलिटिकल सेंटर भी बनाया। इसलिए इन टोटलिटी यूपी की पॉलिटिक्स सिर्फ नंबर की पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि वो कल्चर और लेगेसी की पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री की पॉलिटिक्स है, साथ में ये हमारे फ्यूचर की भी पॉलिटिक्स है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।